नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आपको पता है कि आपका एचपीयू बीएड का एंट्रेंस का एग्ज़ाम कुछ ही कभी भी आपका अनाउंस हो सकता है। होगा तो वो लेट ही आपका अप्रैल मई जून इस इन मंथ में। लेकिन तैयारी आपको आज से ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है आजकल आपका बीएड में, बहुत एंट्रेंस के लिए। फिर लास्ट ईयर भी 21,000 फॉर्म लगे थे। तो सरकारी सीटें आपको पता है कि 350 के लगभग ही हैं। ओके, तो मैंने आपको सिलेबस पूरा बता दिया था। एक मेरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी जिसमें मैंने बताया आपको कि किस तरह से पूरी की पूरी तैयारी आप कहाँ से करें। और मैंने कमीशन और कमेटीज़ और आपका आपका कमीशन और कमेटीज़ मैंने सारी करवाई हैं। वहीं आपका जो स्टूडेंट क्या बोल टीचर एटीट्यूड और एप्टीट्यूड की वीडियोस मैंने बहुत सारी करवाई हैं। लेकिन उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुझे पता है कि पुरानी वीडियोस को देखना कोई पसंद नहीं करता है, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा अब आपको कुछ कुछ उनको ज़रूर देखें, ठीक है। अगर मेरे को टाइम लगेगा तो मैं आपको उस सीरीज़ को दोबारा से रिवाइज़ करूँगा, मैं दोबारा से चलाऊँगा। लेकिन जो जो अब मुझे एक्स्ट्रा मिलता रहेगा, या फिर जिस जिस तरह का आपका हमारा क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है या फिर क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, उस तरह से अब मैं आपके सामने जो है क्वेश्चन जो है लेके आया हूँ। क्वेश्चन क्या पूरे डिटेल में पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन तो बाद में बाद की बात है, वो बाद में होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहली कमीशन और कमेटीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा है वुड्स कमीशन, ठीक है। डलहौजी के टाइम पे आया था। ये हमारे गवर्नर जनरल आएंगे यहाँ पे, कौन सा आपका गवर्नर जनरल है, कब आया था, 1854 में आया था। और इसको हम कहते थे मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन इंडियन एजुकेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसके वुड्स कमीशन इसको कहते थे क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो थे चार्ल्स वुड। ये आपको याद रखना, चार्ल्स वुड ये है गवर्नर जनरल, क्योंकि 1854 में लॉर्ड डलहौजी आपके गवर्नर जनरल थे। तो उन्हीं के शासनकाल में ये आया था। तो इसीलिए इनको मतलब इसी के शासनकाल में आया था। और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, चार्ल्स वुड थे। नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें, इट इज़ recommended the opening of a native language school and an Anglo vernacular school based on this in 1857 3 universities were open। तो ये कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1857 में कौन कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी खोली गई थी। तो कोलकाता, मुंबई और मद्रास, 3 आपकी यूनिवर्सिटी खोली गई थी 1857 में। ओके, और इसका क्या था, इट वॉज फॉर्म अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द डब्ल्यू हंटर टू रिव्यू द वर्क ऑफ द वुड। इसको हंटर कमीशन भी कई बार कहा जाता है, क्योंकि इसको जो रिव्यू करने आया था वो डब्ल्यू हंटर आया था। तो इसको कई बार हंटर कमीशन भी कह दिया जाता है। मैंने काफ़ी डिटेल में पहले आपको करवाया है ये। फिर आया आपका हंटर के बाद हंटर कमीशन आया आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हंटर कमीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हंटर कमीशन आया था किसके शासनकाल में आया था आपका, यह था आपका लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ओके, ये बात याद रखें कि जो आपका मैग्ना कार्टा था एजुकेशन का वुड्स वाला, उसको किया था, रिव्यू किया था हंटर ने। ओके, फिर हंटर कमीशन ने जो रिव्यू करने के बाद जो उसको कमियाँ वगैरह लगी, वो उसने 1882 में जो थी, इसने अपने रिकमेंडेशन दी एजुकेशन के ऊपर। तो इनकी क्या रिकमेंडेशन थी कि दिस कमीशन एम्फसाइज प्राइमरी एजुकेशन। इनको इसने जो वो प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। देखो इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैं आपको प्रोनाउंशिएट करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट बात होगी मैं आपको बता दूंगा। एक तो इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। फिर इन्होंने बोला कि जो मॉरल एजुकेशन है उसको हम कंपलसरी कर रहे हैं, मॉरल एजुकेशन को हम करेंगे कंपलसरी। ओके, तो ये था आपका हंटर कमीशन। फिर है आया आपका रेलवे कमीशन, या फिर इसको यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है। 1902 में हम आया था ये। और किसके शासनकाल में आया था, करजन बाबा लॉर्ड करजन के टाइम पे आया था। अब इसने जो है वो क्या कहा था कि इट वाज फॉर्म अंडर, ये तो पता है कि किसकी चेयरमैन, इसका चेयरमैन कौन था, थॉमस रेले, इसलिए इसको रेले कमीशन भी कहा जाता था। ओके, और बाय द कर्जन वांटेड टू एस्टेब्लिश गवर्नमेंट ऑफिस इन द यूनिवर्सिटीज़। अब कर्जन क्या चाहता था कि वो हम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर जो हम वो क्या स्थापित करें, हमारा गवर्नमेंट ऑफिस जो है वो स्थापित करें। ओके, देखो इसकी जिन जिन को दिक्कत हो रही होगी, तो मैंने पहले ये सारा कुछ करवाया हुआ कमीशन वगैरह आपका। तो जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें स्टार्टिंग की वीडियोज़ वगैरह देख लेना, आपको सारा कुछ मिल जाएगा वो। और वीडियो को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। फिर है आपका सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन आया 1917 में, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम में आया था ये। ओके, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, सैडलर थे। फिर है आपका लिंडसे कमीशन, ये लॉर्ड इरविन के टाइम पे आया था और लिंडसे इसके प्रेसिडेंट थे। फिर है आपका हर्टोग कमीशन 1929 में, ये लॉर्ड इरविन के टाइम पे आया था
और इसके जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो कौन थे आपके, फिलिप हार्टोग। फिर आया मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका वर्धा स्कीम। वर्धा स्कीम, वर्धा स्कीम आया था 1937 में, लॉर्ड लिनलिथ गो के टाइम पे आया था, लिनलिथ गो के। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो था, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी जी जो इसमें जो थे इन्वॉल्व थे। महात्मा गांधी पब्लिश्ड अ सीरीज ऑफ आर्टिकल ऑन एजुकेशन ऑन इस पेपर द हरिजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि महात्मा गांधी की पत्रिका का क्या नाम था, वो हरिजन की पत्रिका का क्या नाम था। केवल भीमराव अम्बेडकर जो थे मतलब इनका नाम दे दिया था, तो हरिजन जब वर्ड आते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था हरिजनों के लिए, तो उनका नाम से हम कन्फ्यूजन कर जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना कि हरिजन जो पत्रिका थी वो महात्मा गांधी जी से एसोसिएटेड थी, ठीक है। और इसको हम वर्धा स्कीम भी कहते हैं। पहले मैंने इसको बहुत डिटेल में करवाया है, तो देख लें, अगर डिमांड आएगी आपकी तभी मैं इन सभी को दोबारा से डिटेल में करवाऊंगा, वरना नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैंने करवाया हुआ है। नेक्स्ट है 1937 में जाकिर हुसैन कमेटी। ये भी लॉर्ड लिनलिथ के टाइम पे, और प्रेसिडेंट इसके जाकिर हुसैन थे। फिर है आपका सप्रू कमेटी। सप्रू कमेटी 1934 में आई थी, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो सर तेज बहादुर सप्रू थे, ठीक है। फिर आया सार्जेंट प्लान, लॉर्ड वोवल के टाइम पे आया था, वोवल प्लान भी इसको कहा जाता है, ओके। और इसने जो जोर दिया वो प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर जोर दिया, और आपके सेकेंडरी स्कूल ओपन करने के ऊपर इन्होंने जोर दिया। और इन्होंने सबसे पहले जो थी वो फ्री एजुकेशन की बात की थी, कि भाई फ्री एजुकेशन की बात इन्होंने की थी, इन्होंने इसके ऊपर जोर लगाया था। फिर है आपका राधा कृष्ण कमेटी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आज़ादी के बाद पहली बार आई थी कोई एजुकेशन के ऊपर कमेटी, राधा कृष्ण कमेटी। तो लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पे आई थी ये। तो इन्होंने कहा था कि 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन वर सेट बाय दिस कमीशन। मतलब एजुकेशन के जो हो 3 ऑब्जेक्टिव जो है इन्होंने बताया कि 3 ऑब्जेक्टिव होने चाहिए हमारे एजुकेशन के, जनरल एजुकेशन, कल्चरल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन। ये 3 इन्होंने ऑब्जेक्टिव बताए। फिर आया आपका यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1953 में, 1953 में। इट इज़ द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, ओके। हायर एजुकेशन थे। देखो उनमें एक बात यह है कि आपको इनके साथ साथ जो है वो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूजीसी के चेयरमैन कौन है, एनसीईआरटी के चेयरमैन कौन है, फिर आपके सीबीएसई के चेयरमैन कौन है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओके। एग्ज़ाम आने तक क्या पता चेंज हो जाए, तो भी मैं बताऊंगा नहीं, उसी टाइम बताऊंगा जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा। तो यूजीसी का मैंने आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट आया कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 में आया। इंडियन गवर्नमेंट इसको लेके आई थी, इसको भी, क्योंकि अब उसके बाद ये आपके जो आपके वायसराय थे वगैरह थे, ये फिर गवर्नर जनरल था वो ख़त्म हो गए थे, अब वो भारत सरकार का शासन इसमें आ गया था, ओके। तो मोडालियर कमीशन भी इसको कहा जाता है आपका सेकेंडरी। इसको ये इंपॉर्टेंट है ये, डॉक्टर मोडालियर, क्योंकि केवल इस तरह से पूछ लिया जाता है कि मोडालियर कमीशन जो है उसका अनदर नाम क्या था, तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इसका अगला नाम था। फिर आया आपका कोठारी कमीशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। कोठारी कमीशन 1964 में आया था ये, और इन्होंने कोई 3 लैंग्वेज फार्मूला के ऊपर बात की कि 3 लैंग्वेजेस के ऊपर जो है पढ़ाई जाए। इन्हीं की बेस के ऊपर हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन की बेस पे ही, ठीक है। आज तक 3 बार हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ठीक है। तो एक 68 में आई थी, और एक 86 में आई थी, और अभी 2020 में आई थी। 2020 वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेटेस्ट है, तो बहुत सारे इसमें चेंजेस जो है वो करे गए हैं। जो 2020 वाली है उसका जो पैटर्न है वो है 5+3+3+4। जो हम पहले 10+2 पढ़ते थे ना, 10+2 हमारा इसके लिए 10+2 पढ़ते थे हम इसके लिए। हाँ, जो आज तक हम पढ़ते आ रहे थे 1986 वाली एजुकेशन कमीशन कमेटी जो थी वो 10+2 की थी। लेकिन जो अब वाली है वो है 5+3+3+4, और कस्तूरी रंगन इसके क्या थे, चेयरमैन थे, ये आपको पता होना चाहिए। कोठारी कमीशन, दौलत सिंह कोठारी के दौलत सिंह कोठारी इसके चेयरमैन थे। इट इंट्रोड्यूस नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन के बारे में इन्होंने बात की। फिर आया आपका आर्क आर्किचन क्या ये आर्कचिक्सन कमीशन। ये लॉर्ड डफरिन के टाइम की पुराने वाला इसमें था, 1886 में आया था ये, ठीक है। इट इज़ रिकमेंडेड टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन इन द सिविल सर्विसेज, की भाई सिविल सर्विस में भी दे दो इंडियंस को थोड़ी सी जगह। फिर आया रॉयल कमीशन, 1912 में आया था ये। देखो 1964 के बाद भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट आए थे, बहुत सारे बीच में अभी तक मैंने छोड़ दिए, बहुत सारे इसमें से बीच में छोड़ दिए, ठीक है। ये तो जस्ट फॉर एक मतलब होता है कि बहुत टाइम से वीडियो कोई नहीं आई थी इनके ऊपर, तो और डिमांड आ रही थी लगातार कि सर ऐसा करो वैसा करो,
ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी, ठीक है। और अगर किसी को कोई चाहता है कि कोई पेड बैच ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी बता दे, तो उसको पेड बैच ज्वाइन कर ली जाएगा। वहाँ पे एक आधा महीने, 1 महीना या फिर 45 डेज तक वीडियोस करवाई जाएंगी, सब कुछ करवाया जाएगा उसमें आपको। तो आपके लिए वो बेनिफिट रह जाएगा, ठीक है। ऐसे तो मेरा कोई इरादा नहीं है पेड बैच स्टार्ट करने का, लेकिन डिमांड आती है तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। ओके। नेक्स्ट है हमारा रॉयल कमीशन। तो ये था लॉर्ड होर्डिंग के टाइम पे आया था ये। इट इज़ रिकमेंडेड टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन इन द सिविल सर्विस। इन्होंने भी सिविल सर्विस की बात की थी। फिर ली कमीशन आया था एक 1924 में। इनके सन याद रखें अपना, ठीक है। तो इनमें कुछ रिफॉर्म, सिविल सर्विसेज में कुछ रिफॉर्म किए गए थे, तो उसके लिए आपका ली कमीशन जो है वो आया था। तो आज के लिए इतनी ही भी आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। और अब ये सारा कुछ मैंने बहुत पहले करवाया हुआ है आपको, और बहुत सारे लोग इनसे पढ़ के सेलेक्ट भी हुए हैं। मेरे पास आज आज भी जो हैं वो उनके स्क्रीनशॉट वगैरह हैं, ठीक है। तो प्रूफ है मेरे पास, मतलब आज भी मैं ऐसे कह सकता हूँ। तो अगर किसी को मतलब वीडियो जो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और तैयारी कर दें स्टार्ट थोड़ी थोड़ी करके, ताकि आपका जो भी टाइम जो है वो यूटिलाइज हो सके, और आप जो है वो टॉप 100 में आ सकें, एचपीओ में सिलेक्शन ले सकें। ओके। बाय द वे, मेरा जो रैंक था एचपीओ में वो सेकंड था। ओके। तो मैं आपको तैयारी करवा सकता हूँ अच्छे से। तो ये थी हमारी वीडियो आज के लिए आपके लिए। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो की समाप्ति यहाँ पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।